हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आने वाले 60 से 70 मिनट के अंदर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा भाई। आपका कॉन्फिडेंस फॉर श्योर बूस्ट हो जाएगा। जो भी इसकी थ्योरी है मस्त समझ में आ जाने वाला है, बट इसके बाद मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, या फिर मैंने मार्क बूस्टर वन शॉट करवाया हुआ है, करवा दूंगा मतलब। तो मार्क बूस्टर में क्या होगा कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30-40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, उसको कर लेना। आपका ये बिल्कुल एग्जाम रेडी हो जाएगा। और इस लेक्चर में जो भी नोट्स मैं यूज करने वाला हूँ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और क्या ही है। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर या सैंपल पेपर की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो कर दो, और बढ़िया बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते किसे हैं? ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द मेटल एटम्स are bound to a number of anion or neutral molecule by sharing of electron. Such compounds are known as coordination compound, है ना। डेफिनेशन सुन के अच्छा लग रहा होगा, बट क्या कहना चाह रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, समझाता हूं। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ना उनमें एक ब्रैकेट होता है सबसे पहले तो, एंड दिस ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इधर क्या होती है, एक मेटल एटम होता है या कह लो सेंट्रल मेटल एटम होता है। ये जनरली बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं लीगेंड्स। लीगेंड्स कैसे जुड़े होते हैं? बाय डोनेटिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इसके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, इनका कुछ भी नंबर हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोल देंगे लिगेंड। और लिगेंड्स का जो नंबर होगा या लिगेंड्स ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, उस बॉन्ड को हम लोग, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर बाहर की तरफ कुछ हो सकता है, या तो लेफ्ट साइड में कुछ होगा या राइट साइड में कुछ होगा, एम या फिर आई। ये जो बाहर की तरफ देखिए, जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट तो टूटता नहीं है। जो बाहर वाले होते हैं वो टूट सकते हैं, वो आयंस बना सकते हैं। इनको बोलते हैं आयनाइजेबल वैलेंसी, या फिर इनका दूसरा नाम होता है भैया, इनको बोला जाता है काउंटर आयन। काउंटर आयन, इसको भी काउंटर आयन बोल सकते हो, या फिर आप लोग इसको मेटल एटम भी बोल सकते हो। और ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज अपीयर होगा, अगर आप इनको तोड़ दोगे ना कुछ चार्ज आ सकता है। ये सबसे बेसिक सी बात होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। और ये जो ब्रैकेट होता है बेटा, इस ब्रैकेट को हम लोग बोला करते हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं भैया इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला? एक मेटल होगी, उस मेटल के साथ नेगेटिव या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? बाय डोनेटिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक ब्रैकेट में होते हैं। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, ये जनरली कहां से बिलोंग करती है बेटा? डी ब्लॉक से बिलोंग करती है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल होती है जनरली। अब एक दो बातें और होती हैं भैया, ये जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स क्या करते हैं? डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन एज लुईस बेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लुईस बेस बोल सकते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी डेफिनेशन सुनी होगी, बीडी, है ना। जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं। और अगर मैं इधर आ जाऊं, ये जो है सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? दीज आर नोन एज लुईस एसिड। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड्स होते हैं उन्हें आप लोग लुईस बेस क्यों बोलते हो? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इनको लुईस एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लियर है भाई? आगे आ जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसे बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे बोलेंगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर कभी कोई चार्ज नहीं बनता है, लाइक NiCO4 है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर होती है बात? बहुत सिंपल सी बात आई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिगेंड्स किसे कहा जाता है? बताओ भाई, लिगेंड्स किसे कहा जाएगा? Those atoms, ions or molecule which can donate their lone pair of electron to central metal atom by coordinate bond। बताई है मैंने,
क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे टू सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है। अब लिगेंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है डेंसिटी का। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड। एक लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं, ये एक लिगेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हैं, कितने लोन पे डोनेट किए गए हैं, वो इसकी डेंसिटी होती है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो का मतलब होता है वन, डेंटेड मतलब डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी वन हो, या फिर ऐसे लिगेंड जिनके अंदर एक डोनर एटम प्रेजेंट हो। यही लिखा गया है, व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम बाय सिंगल डोनर एटम, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H2O, NH3, ये आएगा, डोंट वरी, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लिगेंड्स किसे कहते हैं, देखो बेटा अभी बताया मैंने, लिगेंड्स के पास क्या होते हैं, लिगेंड्स के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम के पास दो तीन खास बातें हैं। पहली बात इसका स्मॉल साइज, दूसरी बात हाई न्यूक्लियर चार्ज, इस पे हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यहां पर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बेटा क्या होता है इसके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या कर सकता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां पर मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, ये एरो जो बन गई, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड यहां पर किसका रोल प्ले कर रहा है, डोनर का। मेटल यहां पर किसका रोल प्ले कर रही है, एक्सेप्टर का। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए, वेरी नाइस। मोनोडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं, जिसमें एक डोनर एटम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम, या फिर दोज लिगेंड्स व्हिच हैव टू डोनर एटम, जिसके पास दो डोनर एटम हो। बड़े फेमस एग्जांपल है, जैसे ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलेटो बना है ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, COOH, और जब आप इसके H को उड़ा दोगे, H निकल जाएगा और इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इथेन 1,2 डाइमाइन। अच्छा, ऑक्सैलेटो का सिंबल आप जनरली देखोगे OX होगा, ऑक्सैलेटो का सिंबल EN होगा। क्या होता है, इथाइलिन डाइमाइन या फिर इथेन 1,2 डाइमाइन, क्या होगा, इसमें दो कार्बन होंगे, वापस में कुछ इस तरह से दो कार्बन होंगे, दो नाइट्रोजन के साथ जुड़े होंगे, बॉन्ड पूरे कर दो, CH2 CH2 NH2 NH2। क्वेश्चन राइज होता है कि यहां पर ये देखो भाई, ये लोन पेयर है। ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल है बेटा ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो का सिंबल होता है GLY। ग्लाइसिन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बायोमोलिक्यूल में, बायो वाले बच्चों ने तो 11th क्लास में इसका नाम सुन लिया होगा। ग्लाइसिनेटो क्या होता है, CH2 NH2 COOH होता है। इसका H हटा दोगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास दो डोनर एटम कौन से हैं, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो यहां से डोनेट करेगा। क्लियर है, बाइडेंटेड जिसमें दो डोनर एटम हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, व्हेन अ लिगेंड हैव मोर देन टू डोनर एटम, है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है EDTA। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। बढ़िया एग्जांपल क्या है, EDTA फुल फॉर्म इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन कह लो, एसीटिटो आयन कह लो। इसका मतलब कितने कार्बन होते हैं बेटा, इसका मतलब इधर होंगे दो कार्बन, डाइमाइन मतलब दो नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटिटो आयन ये हो गया, टेट्रा मतलब चार, एसीटिटो आयन आ जाएंगे, ये एसिटिक एसिड से बनते हैं। सर एसिटिक एसिड तो CH3COOH होता है, आप तो CH2COO नेगेटिव लिख रहे हो। अरे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तो H को हटा देंगे, और ये CH3 थोड़ी ना हो सकता है, अब एक बॉन्ड भी तो बनाना है इसको, तो यहाँ पर CH2 हो जाता है। चलो इतनी कंफ्यूजन मत जाओ, ये CH2 COO नेगेटिव, ये CH2 COO नेगेटिव, बॉन्ड पूरे कर दो, इधर H2 इधर H2। ये कैसा लिगेंड है, इन एक्चुअल बेटा ये हमारे पास एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये हेक्साडेंटेट कैसे हो गया, इसके पास 6 डोनर एटम कैसे हो गए। तो देखो बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास दो नाइट्रोजन हो गए और 4 तो ऑक्सीजन है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या है कि ये भी डोनेशन के लिए अवेलेबल है। तो टोटल बेटा जी यहाँ पर 6 डोनर एटम हो जाते हैं, और ये हमारे पास रोल प्ले करता है एक हेक्साडेंटेट लिगेंड का। आगे बढ़ना चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट में वर्ड आ जाता है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब इनके पास दो डोनर एटम होते हैं, बट एम वर्ड आया तो मीनिंग चेंज करेगा। दो डोनर एटम होते हैं बट दोनों का यूज नहीं कर सकते, ये यूज सिर्फ एक का ही कर पाएंगे। दोज लिगेंड्स व्हिच हैव टू डोनर एटम बट यूज ओनली
वन एटम टू अटैच विद अ सेंट्रल मेटल एटम। तो एक्चुअल में क्या हुआ भैया, शक्ति तो इसमें 1000 की है बट यूज तो एक ही कर पा रहा है, तो हम क्या मान के चलेंगे इनको हमेशा मोनोडेंटेट लिगेंड ही मानना जाता है। जैसे कि हमारे पास हो गया CN है ना, NC साइनो आइसोसाइनो या साइनिडो आइसोसाइनिडो, SCN थायोसाइनो आइसोथायोसाइनो, या फिर NO2 ONO, इसको बोलते हैं नाइट्रिटो, ये N की तरफ से लिंक करता है तो नाइट्रिटो N, और इसको बोल देंगे नाइट्रिटो O। इंपॉर्टेंट है, एम्बिडेंटेट लिगेंड से भी बेटा जी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स किसे कहा जाएगा? It is a closed ring type compound formed by polydentate ligand on bridging binding to central metal atom। अच्छा सा मजा नहीं आया। क्या होते हैं चिलेट? When a bidentate, ये ज्यादा बढ़िया डेफिनेशन है, when a bidentate or polydentate, when a bidentate or polydentate ligand attached to central metal atom, a ring type structure is formed। तो याद रखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? चिलेशन। ठीक है, कंपाउंड दैट फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उस कंपाउंड को? उस कंपाउंड को बोला जाएगा बेटा चिलेट, है ना। और लिगेंड यूज होगा इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे हम लोग दादा? उसे बोला जाएगा चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोल देंगे? चिलेटिंग लिगेंड। अब एग्जांपल की बात कर लो सर, जैसे PtCl2En हो गया भाई। Pt प्लेटिनम एक मेटल है, इसके साथ Cl तो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो Cl तो ऐसे लगा सकते हो। En एक बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड कैसे अटैच हो सकता है? CH2 NH2। और अब आप देखो यहाँ पर एक रिंग की तो फॉर्मेशन हो रही है। ये जो रिंग की फॉर्मेशन है बेटा, जहां पर भी एक बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जुड़े और एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट बोलते हैं। इस इफेक्ट को चिलेट इफेक्ट बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। एक दो खास बातें जो आपको याद रख लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपको ना 2-3 एग्जांपल दिए होंगे, देख लेना कहीं पर बाइडेंटेट लिगेंड है क्या। अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो वहां पर चिलेट बन जाता है, और जहां पर भी चिलेट बन जाता है याद रखिए इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यहां पर हमारे पास एक ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका यूज किया जाता है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस, सेपरेशन ऑफ एब्लोक एलिमेंट। यूजेस जनरली नहीं आते हैं, सिर्फ ये बात याद रखो कि भाई ये जो होता है ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। आगे हमारे पास बेटा जी ये लिगेंड्स की टेबल है, इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। जब आप लिगेंड्स की टेबल याद करते हो तो ये आपको हेल्प करता है नोमेनक्लेचर में, आइसोमेरिज्म में, और उसके बाद जो थ्योरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिगेंड्स की 2 टेबल बना रखी है। एक तो एक साइड हमारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव लिगेंड्स नहीं होते, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे CN को साइनो बोल सकते हो, भैया साइनो भी गलत नहीं है। साइनिडो, इस पे चार्ज होता है -1, क्लोरिडो -1, ब्रोमिडो -1, आयोडिडो -1, नाइट्रिटो N -1, नाइट्रिटो O -1, OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, NO3 नेगेटिव को नाइट्रेटो, SCN थायोसाइनो, NCS आइसोथायोसाइनो, CH3COO नेगेटिव, एसीटेटो H नेगेटिव, हाइड्रिडो O2 नेगेटिव, ऑक्सो O2 पे 2 नेगेटिव, परोक्सो SO3 पे 2 नेगेटिव है, सल्फेटो SO4 पे 2 नेगेटिव है, सल्फेटो CO3 पे 2 नेगेटिव है, कार्बोनेटो। अच्छा, ये जो लास्ट वाले हैं ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स हो जाते हैं। कई बार ये 2 बाइडेंटेट भी हो जाते हैं, कई बार मोनोडेंटेट भी हो जाते हैं, बट जनरली आप इसको मोनोडेंटेट कंसीडर करके ही काम चलाओ। बाइडेंटेट के एग्जांपल, जैसे ग्लाइसिनेटो पे चार्ज होता है -1, ग्लाइसिनेटो पे -1 कैसे हो गया सर जी? ऐसे होता था ना ग्लाइसिनेटो, CH2 COO नेगेटिव, और इधर होता था हमारे पास NH2, है ना। ऑक्सालेटो पे -2 चार्ज होता है। बात पे आ जाओ न्यूट्रल, NH3 बड़ा फेमस एग्जांपल है, बहुत कॉमनली यूज होता है। अमाइन AMM आता है, इसमें 0 चार्ज होता है।
CH3NH2 मिथाइलमाइन, H2O को एक्वा बोलते हैं, NO को नाइट्रोसिल, CO को कार्बोनिल, और कुछ तो नहीं मिस हो गया। एक SO भी होता है, इसको बोला जाता है थायोनिल, ठीक है, जीरो चार्ज होता है। CS को बोला जाता है थायोकार्बोनिल। PS3 इज नोन एज फॉस्फिन। 3 बेंजीन हो जाए फिर एक P हो, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। NH2CSNH2 इसको बोलते हैं थायोयूरिया। ये होता है C5H5N, इसको बोलते हैं पिरिडिन। CH3 इज नोन एज मिथाइल। और बाइडेंटेट इसका बहुत फेमस एग्जांपल है इथेन 1,2 डाइमाइन, या कह लो इथाइलिन डाइमाइन, ठीक है, जीरो। अच्छा, यहाँ पर 2-3 हमारे कॉम्प्लेक्स लिगेंड भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स लिगेंड की बड़ी अच्छी स्टोरी होती है, जैसे हो गया ट्राइफिनाइल फोस्फिन और ये हो गया इथाइलिन डाइमाइन। सर क्या खास बात है इनके बारे में, क्या खास बात है इनके बारे में, बताइए भाई। देखो बेटा, इनके नाम में ऑलरेडी, जैसे इसके नाम में ऑलरेडी ट्राई यूज हो रहा है, इसके नाम में ऑलरेडी डाई यूज हो रहा है, तो जब इनके नंबर होते हैं ना एक से ज्यादा, तो डाई ट्राई नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आ चुका है। तो फिर इनके नाम में क्या होता है, इनके नाम में मान के चलो इनकी संख्या अगर 2 हो जाए तो बेटा हम यूज करते हैं 20। अगर इनकी संख्या 3 हो जाए तो हम यूज करते हैं ट्रिस। 4 आ जाए तो हम बोलते हैं टेट्राकिस। वैसे 4 तक नहीं पहुंचे फिर भी पहुंच जाए तो 5 को बोलते हैं पेंटाकिस, 6 को बोलते हैं हेक्साकिस। ये सिर्फ इन्हीं के लिए होगा, बाकी सब में नहीं होता, बाकी सब सिंपल चलते हैं। इनमें ही होने वाला है ऐसा कि अगर संख्या 1 से ज्यादा हो जाए, क्यों, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, इनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई यूज हो चुका है। तो बेटा ये हमारे पास हो गए लिगेंड्स। अब लिगेंड से आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा नन्ना मुन्ना टॉपिक आ जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। अब सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं बेटा हम लोग, मेन मेटल प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर directly attached to central metal atom by accept डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम से नहीं, लिगेंड से जुड़ी होती है। सेंट्रल मेटल एटम तो ये खुद ही है। लिगेंड्स बाय एक्सेप्टिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्टली किससे जुड़े होते हैं बेटा, ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से जुड़े होते हैं। और कैसे जुड़े होते हैं, बाय एक्सेप्टिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। एग्जांपल की बात करें, जैसे डी ब्लॉक की मेटल होगी Sc को आप लोग क्या बोल सकते हो, Sc इज नोन एज स्कैंडियम। ये आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ के आए होंगे। Ti को क्या बोल देंगे बेटा, Ti इज नोन एज टाइटेनियम। V को क्या बोल देंगे भाई, V को बोल देंगे वैनेडियम। Cr को क्या बोल देंगे, Cr इज नोन एज क्रोमियम। Mn को क्या बोल देंगे भाई, Mn को बोल देंगे मैग्नीज। Fe इज नोन एज आयरन। CO इज नोन एज कोबाल्ट। Ni इज नोन एज निकल। Cu इज नोन एज कॉपर। एंड वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे हो गया यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, वाह यार मैंने तो आज तक ट्राई नहीं किया, ये भी हो सकता है क्या। ठीक है भाई, ये हो गया। Cu के बाद यहां पर आएगा Zn इज नोन एज जिंक। इसके बाद भी कुछ मेटल हो सकते हैं लाइक Hg इज नोन एज मर्क्यूरी। लाइक Pt इज नोन एज प्लैटिनम। Pd इज नोन एज पैलेडियम। Au इज नोन एज गोल्ड। Ag इज नोन एज सिल्वर। ठीक है बेटा, ये हो गए भाई। अब इधर आ जाओ, ये इनके जनरल नाम होते हैं, बट इनके नाम चेंज हो जाते हैं कब, जब हमारे पास एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाए। ये तो जनरली नहीं आते इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास कभी कॉम्प्लेक्स अनायनिक हो गया, क्रोमियम को क्या बोल देंगे हम लोग, क्रोमियम इज नोन एज क्रोमेट। बेटा क्या बोलेंगे,
क्रोमेट, मैग्नीज इज नोन एज मैग्नेट, आयरन को बोल देंगे F इज नोन एज फेरेट, CO इज नोन एज कोबाल्टेट, निकल इज नोन एज निकलेट, कॉपर इज नोन एज क्यूपरेट, जिंक इज नोन एज जिंकेट, मर्क्यूरी इज नोन एज मर्क्यूरेट, प्लैटिनम इज नोन एज प्लैटिनेट, पैलेडियम इज नोन एज पैलेडेट, गोल्ड इज नोन एज ओरेट, और Ag सिल्वर इज नोन एज अर्जेंटेट। क्या बोलते हैं इसको? अर्जेंटेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनके नाम चेंज आते हैं और आपको ज्यादा क्लियर होने लगेंगे जब इनका हम यूज करेंगे। इसके बाद बेटा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होते हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट में जुड़े होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है? द आयनाइजेबल ग्रुप्स रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयन। एग्जांपल के लिए जैसे कि हमारे पास है K4FeCN6। देखो बेटा इस स्फीयर को ब्रेक डाउन करना इजी नहीं है, इस स्फीयर को तोड़ना इजी नहीं है, इसको तोड़ना इजी है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये हो जाएगा 4K पॉजिटिव और इस पूरे पे आ जाएगा FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक, वेरी नाइस, 4 नेगेटिव। तो ये क्या है? आयनाइजेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। इसे क्या मतलब होता है पॉलीहाइड्रोन का? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मेटल है और वो 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से की जा सकती है ना? जब आप स्पेशल अरेंजमेंट कर देते हो लिगेंड्स की अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, इसको क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहाइड्रल। कोई और तरीका भी हो सकता था क्या? किसी और केस में मान के चलो मेटल है और 4 लिगेंड्स हैं, तो उनके अरेंजमेंट का तरीका ये भी हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद मान के चलो मेटल है और 6 लिगेंड है, तो उनको जुड़ने का तरीका बेटा ये हो सकता है। एंड इट इज नोन एज, क्या बोल देंगे इसको? इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। ये जो स्पेशल अरेंजमेंट की गई है लिगेंड्स की अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन बोल देते हैं भाई। नेक्स्ट मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि हमारे पास है FeCN6। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आप देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6। इंटू में कर दो उसकी डेंसिटी। CN की डेंसिटी 1 होती है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। जैसे हमारे पास है COEN3, मान के चलो ये हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड्स देख लो 3 है, इंटू में इसकी डेंसिटी। EN एक बाइडेंटेंट लिगेंड है जिसकी डेंसिटी 2 होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है COCl2EN2, तो लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। पहली बार लिगेंड्स कितने हैं? Cl 2 है जिसकी डेंसिटी 1 होती है। EN कितने हैं? 2 है जिसकी डेंसिटी 2 होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये कितना हो गया बेटा? ये हमारे पास कितना हो जाएगा ओवरऑल भाई? यहाँ से 6 बन के आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन आज तक वही है जो आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ के आए हो। क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, है ना? एक सेंट्रल मेटल एटम पे जो भी चार्ज अपीयर होगा जब आप इससे सारे लिगेंड्स वगैरह हटा दोगे, तो जैसे कि उस केस में देख लेते हैं COCl2EN2 1 पॉजिटिव, जैसे कि ये है। अब करो भाई, कर दीजिए जल्दी से। तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। CO को X मान लेंगे। Cl कितने हैं? 2। Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। मुझे कैसे पता Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। ये बहुत जरूरी है, यहां से याद कर लेना। ठीक है, EN कितने हैं? 2। EN पे चार्ज होता है 0 इक्वल टू में +1, तो X इक्वल टू कितना हो गया? +3। ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? +3 होगी। ऐसे किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग
निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिनका हमें नोमेनक्लेचर कर लेना चाहिए, और जब नोमेनक्लेचर हो जाएगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं कुछ बेसिक रूल आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। देखो, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा, लिगेंड मिलेगा, और लिगेंड्स का कुछ नंबर होगा। तो सबसे पहले हम नंबर मेंशन करते हैं, देन हम लिगेंड्स मेंशन करते हैं, एंड देन सेंट्रल मेटल एटम। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो उनका नाम हम लोग कर देते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सिंपल सा रूल है, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ है, अगर यहाँ पर कुछ है या फिर यहाँ पर कुछ है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। मान लो पहले कुछ है तो उसका नाम सबसे पहले होगा, और अगर बाद में कुछ है तो उसका नाम सबसे बाद में होगा। इसका नाम जनरली चेंज नहीं होता है। इसका नाम कब चेंज होता है? या तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे रखा हो, या फिर आपको सामने मेटल एटम दे रखा हो, तभी इसका नाम चेंज होगा बेटा। अब देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं। मैं पहले इजी से स्टार्ट करूंगा, इजी लिख नहीं रखे हैं, सारे एग्जांपल ही मुश्किल है। जैसे कि NiCO4 है ना, हमारे पास है NiCO4। तो कैसे करूंगा मैं इसका नाम? सबसे पहले लिगेंड्स का नंबर मेंशन करते हैं। 4 है तो 4 को बोलेंगे टेट्रा। CO इज नोन एज कार्बोनिल, और Ni का नाम क्या होगा? Ni का नाम हो जाएगा निकल, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जा सकती है? निकल को आप लोग मान लोगे X, CO है 4, CO पे चार्ज होता है 0, इक्वल टू में 0, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद बढ़िया एग्जांपल आ गया, COClONO EN2। COClONO EN2 ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा इसका नाम अगर हम करना चाहें तो बेटा? क्या होने वाला है? देखो बेटा, अब स्फीयर के पहले कुछ नहीं है, स्फीयर के बाद कुछ नहीं है, कहानी बहुत सिंपल है। तो हम सीधा स्फीयर में जाएंगे। स्फीयर में हमें नाम किसका करना था? पहले लिगेंड्स का। और लिगेंड्स में यहां पर बेटा हमारे पास है Cl इज नोन एज क्लोरिडो, ONO इज नोन एज नाइट्रिटो N, एंड En इज नोन एज इथाइलिन डाइमाइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आई थिंक क्लोरिडो आएगा, है ना, और एक ही है तो सिंपल लिख दो क्लोरिडो। इन दोनों में से किसका नाम आएगा? ये N से स्टार्ट हो रही है, E से, और इसकी संख्या 2 है। 2 को डाई बोलते हैं, बट En एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स लिगेंड किसे बोला जाता है? जिसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आ जाते हैं। 20 En का नाम होएगा इथेन 1,2 डाइमाइन लिख सकते हो, इथाइलिन डाइमाइन भी लिख सकते हो, कोनो दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये हो गया क्लोरिडो 20 इथाइलिन डाइमाइन, इसका नाम हो चुका है क्लोरिडो का, इसका नाम हो चुका है। इस पे आ जाओ, इसका नाम हो जाएगा बेटा नाइट्रिटो N, और यहां पर आ जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट का नाम चेंज होना चाहिए क्या बेटा? सेंट्रल मेटल एटम का नाम सिर्फ 2 केस में चेंज होगा, इधर ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और यहां पर मेटल एटम आपको दिखाई दे रहा हो। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, और लास्ट में क्या लगाओगे? आयन। सर लास्ट में आपने आयन क्यों लगा रखा है? अगर चार्ज दे रखा है तो लास्ट में आयन आपको लगाना ही पड़ेगा। तो CO को मान लो बेटा जी X, Cl पे चार्ज होता है -1, En पे चार्ज होता है -1, En तो न्यूट्रल होता है, और इक्वल टू में चार्ज है +1। तो सबका अगर आप सम करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 3 आएगी। ये -1 -1 -2 उधर जाके +2 +1 ऑलरेडी है ही है। आयन क्यों लगा है? कुछ ऊपर आपको चार्ज दिखाई दे रहा है। चलो एक और केस ट्राई करते हैं। लाइक हमारे पास है बेटा FeCN6 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव कुछ भी है, हमें इसका नाम करना है। तो पहले नाम किसका करना होता है बेटा? लिगेंड्स का, है ना। पहले कुछ नहीं है, बाद में कुछ नहीं है। 6 पे चलो, 6 का क्या बोल देंगे हम लोग? 6 को क्या बोल देंगे? हेक्सा। CN को क्या बोलेंगे? साइनो बोल सकते हो, साइनिडो बोल सकते हो, साइनो बोल दिया, ठीक है। और Fe का नाम क्या होगा बेटा? अभी Fe का नाम हो जाएगा फेरेट, और लास्ट में क्या लगाओगे? आयन। पहला क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि सर आपने इसका नाम फेरेट क्यों किया? कोई ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लास्ट में आयन क्यों लगाया? कोई ऊपर चार्ज गिवन है, चार्ज कोई भी हो लास्ट में आयन लग जाता है। अब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। Fe को मान लोगे X, CnA6 पे चार्ज होता है -1 इक्वल टू -3, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 होगा, 6 - 3 इज 3 बेटा। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो ना भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो? मान के चलो हमारे पास ये हो जाए K3FeCN6, या फिर CN अच्छा नहीं लग रहा है, चलो आपकी बात को बड़ा कर देते हैं, इसको कर देते हैं ये हाइपोथेटिकली एग्जांपल बना रहा हूं अपनी तरफ से, Cl3Br3, मान के चलो ये हो गया। अब इसका नाम करना है। हमारा सिंपल सा रूल है कि पहले नाम हमेशा किसका करते हैं? लिगेंड्स का।
बट लिगेंड्स का नाम पहले तब करते हैं अगर हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट स्फीयर नहीं है, स्फीयर से पहले कुछ है, इट इज नोन एज मेटल एटम। अब मेटल एटम है 3 पोटेशियम, 3 पोटेशियम को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम नहीं बोलेंगे बेटा। नंबर आप सिर्फ लिगेंड्स का मेंशन करोगे, जो काउंटर आयन है लेफ्ट साइड में हो राइट साइड में हो, उनका नंबर मेंशन नहीं करना, आप इसका नाम सिर्फ लिखोगे पोटेशियम। चलो इसका नाम हो गया, अंदर एंटर करते हैं। अंदर 2 बंदे हैं, ये बोले मेरा नाम पहले है, ये नाम बोला मेरा नाम पहले है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम आएगा, इसको बोलते हैं ट्राई ब्रोमो, इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरिडो या क्लोरो। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई ब्रोमो ट्राई क्लोरो। और एफ का नाम क्या हो जाएगा? एफ का नाम हो जाएगा फेरेट। सर एफ का नाम फेरेट क्यों किया आपने, बताओ सर? बेटा इधर मेटल एटम है ना, या तो मेटल एटम हो तब नाम चेंज होता है, या ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तब नाम चेंज होता है। लास्ट में आयन लगाएंगे क्या? भैया आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो लास्ट में आयन नहीं लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, एफ को क्या मान लोगे? एक्स सी एल कितने हैं? 3, चार्ज होता है -1। बी आर कितने हैं? 3, चार्ज कितना होता है? -1। पोटेशियम कितने हैं? 3, चार्ज कितना होता है? +1 इक्वल टू में 0 हो गया। क्लियर है? तो भाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? +3 -3 0, -3 उधर जाके प्लस का 3, तो बेटा हो जाएगा 3। एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया FeH2O 6। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोस्टली एग्जांपल, मोस्टली क्या ये तो सारे हाइपोथेटिकल ही हैं, तो दैट कि तुम्हें हर एक केस मुश्किल से मुश्किल, इजी से इजी केस जो है क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, अब आओ इधर, इसका नाम कैसे करेंगे? स्फीयर से पहले कुछ नहीं है, सीधा स्फीयर आएगा पहले। स्फीयर में लिगेंड्स का नाम पहले करते हैं। 6 है तो 6 को क्या बोल देंगे? एक्सा। H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। इसका नाम हो गया। इसके बाद Fe का नाम क्या होगा? आयरन की फेरेट, इसका नाम होगा आयरन। रिपीट करो, मेटल एटम का नाम कब चेंज होता है? या तो इधर नेगेटिव चार्ज हो या मेटल एटम हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर मेटल एटम हो, तब सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज होता है। या ना तो इधर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना इधर मेटल एटम दिखाई दे रही है, तो इसका नाम होगा आयरन। लास्ट में Cl, Cl को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड नाम कैसे पता कर सकते हो? जो लिगेंड्स हैं हमारे, जो लिगेंड्स हैं हमारे, जो लिगेंड्स हैं हमारे, जैसे साइनिडो, और अगर ये बाहर आ गया तो साइनाइड, ओ काट देना। अच्छा, अनायनिक लिगेंड्स की एक खास बात देखो, इन सबके नाम के एंड में ओ आ रहा है। जैसे क्लोराइड हो बाहर, क्लोराइड को लिगेंड में क्लोरिडो बोलते हैं, सिंपल अगर वो काउंटर आयन है तो उसे क्लोराइड बोल देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ना चाहिए। चलो बहुत शानदार। तो क्लोराइड नंबर मेंशन नहीं करेंगे, काउंटर आयन का नंबर मेंशन नहीं करते। ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेंशन करनी पड़ेगी। Fe को x मान लिया, H2O 6 है, 0 चार्ज, Cl3 है, -1 चार्ज इक्वल टू में इस पूरे पे चार्ज 0, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। चलिए ये सारे के सारे केस हैं, मैं चाहूंगा ये आप लोग खुद से ट्राई कर लो। एक आधा केस अगर फोर्स करोगे तो मैं करवा देता हूँ। कौन सा कराऊं? मेरे को ये थोड़ा सा लग रहा है ना, इसको मैं करा देता हूँ। ये ट्राई कर लेना सारे के सारे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्फीयर से पहले कुछ नहीं है, सीधा लिगेंड्स है, क्लोरिडो बोलते हैं, इसको नाइट्रेटो एन, इसको अमाइन बोलते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले किसका नाम आएगा? टेट्रा। और NH3 को क्या बोलेंगे? अमाइन, डबल एम होता है। इन दोनों में से किसका नाम आएगा? इन दोनों में से नाम आएगा क्लोरिडो का, और उसका नाम आएगा बेटा नाइट्रेटो एन। सीओ को क्या बोलेंगे? सीओ को कोबाल्ट बोलेंगे कि कोबाल्टेट बोलेंगे? सीओ को बोलेंगे कोबाल्ट, क्योंकि ना तो ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ना ही हमें इधर मेटल एटम दिखाई दे रहा। कोबाल्ट हो गया। और लास्ट में क्या लिख देंगे? NO3। NO3 जब लिगेंड होता है तो इसका नाम होता है नाइट्रेटो, बट वो लिगेंड नहीं है तो ओ काट देंगे और इसका नाम क्या रह जाएगा बेटा? नाइट्रेट। ठीक है, अब सीओ को मान लो, एक्स Cl पे चार्ज कितना होता है? -1, एन पे चार्ज कितना होता है? -1, NH3 पे चार्ज कितना होता है? 0, और इस NO3 पे चार्ज कितना होता है? -1 इक्वल टू में इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा तो 0, x इक्वल टू कितना हो गया? 3। जनरली हमारे सारे केसेस में 3 आ रहा है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही आएगी। ठीक है, आ रहा है ठीक है, इनका नंबर मेंशन नहीं करते हैं। तो इस तरह से बेटा आप कोई भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाना, और या फिर अपना मार्क बूस्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बट एग्जाम्स के अंदर जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको एक एग्जांपल दिया होता है और आपसे ये पूछ रहा जाता है कि बताओ यार यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात बेटा यही बात है कि आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है? 2 और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ये तो हर एक आइसोमर की डेफिनेशन में आता ही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट हैव डिफरेंट वेज ऑफ अटैचमेंट ऑफ देयर लिगेंड्स, बट जो उनके लिगेंड्स की अटैचमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, एंड हैव
different properties are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism. दो तरह के आइसोमर होते हैं भैया, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होगा, डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। अब आप बोलोगे सर स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, इधर उधर से स्पेस में जो लिगेंड्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर के चार टाइप हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, और स्टीरियो के दो हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। हाइड्रेट आइसोमर को हम लोग सोलवेट आइसोमर भी बोल सकते हैं भाई। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स की। नाम में ही सारी डेफिनेशन क्लियर है। आयनाइजेशन आइसोमर्स किसे करेंगे, यहां पर आयनाइजेबल लिगेंड्स काउंटर आयन इंटरचेंज करेंगे, और ये क्या करेगा, डिफरेंट आयंस देगा सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल देता हूं, दिस आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयनाइजेबल एनायन एंड अनायनिक लिगेंड। देखो जैसे कि ये है CO Br H2O5 एंड Cl। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये टूट जाएगा Cl नेगेटिव में, और अंदर क्या बच जाएगा, CO Br H2O5। इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब मुझे इसका आयनाइजेबल आयनाइजेशन आइसोमर बनाना है, तो क्या करोगे, आयनाइजेबल आयन को अंदर भेजोगे और अनायनिक लिगेंड को बाहर ले आओगे। ये आ जाएगा CO Cl H2O5, और इधर क्या आ गया बेटा, Br को तोड़ोगे तो ये बन जाएगा Br नेगेटिव, और इधर क्या बन जाएगा, CO Cl H2O5। अब समझने वाली बात क्या है कि भाई फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, एक क्लोराइड आयन दे रहा है और एक क्या दे रहा है, ब्रोमाइड आयन दे रहा है। और ये हुआ कैसे, जो आपका आयनाइजेबल आयन था वो अंदर चला गया, अनायनिक लिगेंड बाहर आ गया, तो अलग अलग आयन। जैसे इसमें क्या होगा, Br अंदर चला जाएगा, SO4 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमर या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है सोलवेट आइसोमेरिज्म। क्या होता है, इन दिस आइसोमेरिज्म वाटर इज टेकन एज सोलवेंट, इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड इट। इसमें क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर होने लगेंगे। जैसे कि इसमें देखो COH2O6 Cl3 है, अंदर कितने H2O है, 6। अब क्या करो, एक H2O को बाहर ले जाओ और एक Cl को अंदर ले आओ, है ना, या फिर दो H2O को बाहर ले जाओ। गेटिंग माय पॉइंट और नोट। जैसे इस केस में क्या है, दो H2 बाहर है, तो बाहर क्या रह गया, एक Cl रह गया, दो Cl अंदर आ गई। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या था, COH2O6 और यहां पर क्या है, Cl3 है, H2 बाहर, Cl अंदर कर दो, COH2 कितने रह गए, 5, एक Cl अंदर आ गया, यहां पर क्या हो गया, Cl2, और इधर क्या आ गया, H2, फिर एक और H2 को बाहर कर दो, ये क्या हो जाएगा, COH2O5, इधर Cl2, बाहर क्या हो गया, Cl एंड 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, वाटर मॉलिक्यूल कम ज्यादा हो गए। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर व्हेन देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल है। देखो बेटा सिंपल इसका शॉर्टकट बता रहा हूं कि आपके पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, जहां पर भी दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे ना, वहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा। उनके अंदर अलग अलग मेटल होगी, जैसे Cr एंड CO हो गया, इसके पास एक न्यूट्रल लिगेंड कर दो और इसके पास एक अनायनिक लिगेंड कर दो, और अब लिगेंड्स का इंटरचेंज मार दो, ये Cr हो गया, इधर हो जाएगा CN6 और इधर CONH3 इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम बैठ रहा है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हो गया, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, ये कह लो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स हैव डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम। सबसे इजी होता है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म का सिंपल सा फंडा है कि जहां पर भी एम्बिडेंटेंट लिगेंड आ जाएगा बेटा, जहां पर भी एम्बिडेंटेंट लिगेंड आ जाएगा वहां पर क्या होने वाला है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। क्योंकि एम्बिडेंटेंट लिगेंड जो अलग अलग साइड से लिंक कर सकते हैं, जैसे इधर ध्यान दो, NO2 में ये N की तरफ से लिंक कर सकता है और ONO में ये O की तरफ से लिंक कर सकता है। क्या यहाँ पर कोई और आइसोमर पॉसिबल है क्या, अभी के लिए तो नहीं दिख रहा। बाहर क्लोराइड आयन ही बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का भी डिफरेंस नहीं है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी नहीं है। जहां कहीं पर भी आपको एम्बिडेंटेंट लिगेंड दिखाई दे तो याद रखना वहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बेटा, वहां पर हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। अब बात कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमर की। स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको कहां देखने को मिलता है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस ट्रांस भी कहा जाता है। सिस किसे कहा जाएगा, सेम लिगेंड्स एट एडजेसेंट पोजीशन, और ट्रांस में सेम लिगेंड्स एट अपोजिट पोजीशन। जैसे कि एक एग्जांपल है PT
Cl2 NH3 भैया लिगेंड्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि सारे लिगेंड्स एक हो जाए। तो अब क्या कर दोगे, ये स्क्वायर प्लेन है, सेम लिगेंड्स इधर लगा दिए Cl और सेम लिगेंड्स इधर लगा दिए। सेम लिगेंड जो है एडजेसेंट पोजीशन पे है तो इसे बोल देंगे सिस। और अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं Pt Cl इधर Cl इधर NH3 NH3, सेम लिगेंड्स कहां पर चले गए, सेम लिगेंड्स चले गए बेटा अपोजिट पोजीशन पे। और जब कभी सेम लिगेंड्स अपोजिट पोजीशन पे चले जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांस बोल देते हैं। क्लियर है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी आ सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिस और ट्रांस सिर्फ एक पोजीशन दिखाती है भैया, वो जो ऊपर नीचे वाली पोजीशन होती है। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये हो गया Pt Cl2 En2 है मान के चलो, इसमें क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही बनेगा ना, 2 ये और 2 En है, ये बाइडेंटेड होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Pt 6 के लिए जगह बना दोगे, क्या हो जाएगा बेटा, सिस और ट्रांस सिर्फ इस पोजीशन से डिसाइड करोगे। अगर सेम लिगेंड्स यहाँ पे लगे तो ट्रांस है, और अगर सेम लिगेंड्स यहाँ नहीं लगे तो सिस है। तो जैसे कि पहले मुझे सिस बनाना है तो Cl यहाँ लगा दूंगा, Cl यहाँ लगा दूंगा। En एक बाइडेंटेड लिगेंड है, दो साइड से जुड़ता है, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इट इज सिस। और अगर मुझे इसका ट्रांस बनाना है क्या कर सकते हैं भाई, वेरी नाइस, कॉपी कैसे होता है, चलो भाई नहीं आ रहा भाई, ठीक है। ये हो जाएगा Pt, इस तरह का बॉक्स बनाना है आपने। अब यहाँ पर ट्रांस बनाना है, ट्रांस ये पोजीशन डिसाइड करेगी Cl और En इधर आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड इस पोजीशन पे आमने सामने होते हैं तो ट्रांस, अदरवाइज ये क्या है, सिस, ठीक है। कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जहां पर एक सेंट्रल मेटल एटम है और उसके पास 4 अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं, मान के चलो P Q R S, तो ये कितने तरह के, ये कितने नंबर ऑफ आइसोमर शो कर सकता है, तो बेटा याद रखिए ये 3 आइसोमर शो कर सकता है। आगे मूव करते हैं बेटा, एक हमारे पास आ जाता है, अगर कभी हमारा फॉर्मूला बन जाए Ma3X3, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एक सेंट्रल मेटल एटम है, दो लिगेंड्स है जिनका नंबर 3 है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो फेशियल और एक मेरिडियोनल। फेशियल क्या होता है, जब फेस पे सेम लिगेंड्स लग जाए, और मेरिडियोनल क्या होता है, जब मर पे सेम लिगेंड्स लग जाए। सर क्या कहना चाह रहे हो, देखो जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास CO Cl3 Br3, अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल मान रहा हूं, और इस पे हम मान के चलो 3 नेगेटिव। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका नाम भी बता दो, तो क्या होगा, ये CO कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 बैठ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए, अगर सेम लिगेंड में एक फेस पे लगा देता हूं, सेम लिगेंड में एक फेस पे लगा देता हूं, ये क्या है, ये फेस है, ये क्या है, ये नीचे की तरफ एक फेस बन रहा है ना। और अगर मर में बनाना है, मर में क्या होगा, जैसे कि बेटा ये है CO, इसमें क्या होगा, जैसे Cl Cl Cl, इसमें इधर बेटा फेस बन रहा है, ये जैसे कि एक फेस है, क्लियर है, ऊपर वाले के साथ और दो इधर, एक नीचे वाले के साथ और ये दो इधर, ये एक फेस बन जाता है, और ये है मर, और इधर आ जाएंगे Pr, क्लियर है। आगे हमारे पास आ जाता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहेंगे, विच कैन रोटेट पीपीएल, जो पीपीएल को रोटेट कर सके, जो बनाते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। दो खास बातें याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए और कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, तभी ऑप्टिकल आइसोमर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है, जैसे कि CO NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस En है, इधर हो सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बैठ रहा है और एक बाइडेंटेड लिगेंड भी है। अब इस केस में आ जाओ, जैसे कि हमारे पास ये हो गया Pt Cl2 En2, Pt Cl2 En2। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सबसे पहले तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे इसके, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाऊंगा तो। अच्छा, हमने एक वर्ड यूज किया है नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसी इमेज बननी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इस बात का तो समझते हो ना, क्या होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल? जैसे ओ की मिरर इमेज, अगर मैं ओ की मिरर इमेज तो ही बनेगी, ये इमेज कहलाती है सुपर इम्पोजिबल। एच की मिरर इमेज बनाऊंगा तो एच की मिरर इमेज एच की बन जाएगी। बट अगर मैं मिरर इमेज बनाने लगूं किसकी? आर की, तो आर की मिरर इमेज क्या बनेगी? उल्टा आर। ये इसके ऊपर एग्जैक्ट फिट नहीं हो सकती। इस इमेज को क्या कहा जाता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इमेज अलग अलग बननी चाहिए। अब जैसे आपने क्या कर दिया, पीटी का स्ट्रक्चर इसको बनाने लगोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऐसे बनेगा। ज्योमेट्रिकल में बात करें तो ये है सीएल, सीएल इधर है ईएन, ईएन। अब बताइए क्या इसकी मिरर इमेज आई थिंक यही बनेगी? तो याद रखिए जो ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकती। बट अगर मैं इसकी सिस फॉर्म बनाता पीटी, क्या हो जाएगा बताइए? ये सीएल, ये सीएल, ईएन एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है जो दो जगह जुड़ना पसंद करता है। और यहां पर लगा देंगे मिरर। मिरर में क्या होगा बेटा? जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। ये पीटी इधर, ये सीएल, ये सीएल, ये ईएन इधर और ये ईएन इधर। इस तरह से बन जाएगा। वैसे इस पे चार्ज नहीं गिवन है, अगर कुछ चार्ज गिवन भी होता, मान के चलो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज गिवन है, नहीं है, बट अगर गिवन होता तो यहाँ पर आप 1 प्लस भी चार्ज लिख सकते थे। तो इस तरह से बेटा हमारे सारे के सारे आइसोमर इजीली बन जाने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ थ्योरी देख लेते हैं। और थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है भैया वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी मेटल्स की दो वैलेंसीज की बात करती है। कौन कौन सी? एक होती है किसी भी मेटल की प्राइमरी वैलेंसी, और एक होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किसी भी मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी। अब क्या मतलब है प्राइमरी वैलेंसी का, क्या मतलब है सेकेंडरी वैलेंसी का? प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज से ही बनेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल है। और आयनाइजेबल जो होती हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं। क्या होती है बेटा? नॉन डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कब बनता है? जब प्रॉपर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, प्रॉपर एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये क्या होती हैं? नॉन आयनाइजेबल, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। नॉन आयनाइजेबल। एंड ये किस नेचर की होती है बेटा? डायरेक्शनल होती है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये डायरेक्शनल होता है। वर्नर थ्योरी किसकी बात करता है? दो तरह की वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है दादा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि 2023 में एक क्वेश्चन आया था, है ना? इसकी ट्रिक क्या रहेगी? पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी। पोस्ट यानी प्राइमरी वैलेंसी, ऑफिस सेकेंडरी चिट्ठी, है ना? प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन आ गया था कि आपको बतानी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन CO En2 Cl2, CO En2 Cl2। और इस पे चार्ज था मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज था। तो कर दीजिए प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। CO को x मान लोगे, En 2 है पे 0 चार्ज होता है, Cl 2 है पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू में चार्ज है +1, x इज इक्वल टू हो गया 3। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी इज 3। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू में उनकी डेंसिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर En का नंबर है 2 इनटू में डेंसिटी इसकी 2 होती है, Cl है 2, डेंसिटी इसकी 1 होती है 6। तो बेटा सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी बेटा जी यहाँ से हमारी हो चुकी है 6। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, यहाँ से जनरली क्वेश्चन कैसे बनता है? एक बड़ा फेमस क्वेश्चन भी बनता है इधर से कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है COCl3.6NH3। हमारे पास बेटा एक मॉलिक्यूल है COCl3.6NH3। आपने इसको ट्रीट किया विद
एक्सेस ऑफ AgNO3 और आपको 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए, 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए। आपने इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट किया और आपको 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए। आपने इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट किया और आपको 1 मोल ऑफ AgCl मिल गया। क्या मिल गया मेरे भाई? 1 मोल ऑफ AgCl मिल गया। तो अब बताओ भाई स्टोरी में ट्विस्ट। अब 3 मोल्स ऑफ AgCl मिलने का मतलब क्या है बेटा? कि बाहर की तरफ 3 Cl रखने हैं, है ना, क्योंकि बाहर जो होगा वो ही Cl के साथ रिएक्ट कर पाएगा। 2 मोल्स ऑफ AgCl लिखने का क्या मतलब है? कि बाहर की तरफ 2 Cl होंगे। 1 मोल ऑफ AgCl रखने का क्या मतलब है? कि बाहर की तरफ सिर्फ एक ही Cl था। ठीक है, अब जब 3 Cl बाहर चले गए तो अंदर क्या रहेगा? अंदर रह जाएंगे हमारे पास CONH3 इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलने का मतलब बाहर 2 Cl होंगे, यानी कि एक Cl को अंदर जाना पड़ेगा और NH3 अंदर सिर्फ 6 की जगह होती है, तो NH3 कितने बचेंगे? 5, यहां पर आ जाएगा CO। 1 मोल ऑफ AgCl मिलने का मतलब बाहर Cl 2 है, तो 2 Cl 1 मोल ऑफ AgCl मिलने का मतलब है 1 Cl बाहर होगा, तो 2 Cl को अंदर रहना पड़ेगा। NH3 कितने बचेंगे अब अंदर? NH3 बचेंगे 4। इस तरह से कई बार बेटा आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी होगी। क्यों होगी सर इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा? बिकॉज इसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा है। कैसे है सर इसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा? इधर 3 Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है, और इस पूरे पे चार्ज आएगा CO NH3 6 3 पॉजिटिव। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे बेटा? इधर 4 आयन बने। आयंस का रेशियो क्या है? 1:3। 1 कटायन है, 3 अनायन है। एक पॉजिटिव चार्ज है, सब पॉजिटिव चार्ज तो 3 है, मैग्नीट्यूड 3 है, बट पॉजिटिव मॉलिक्यूल तो एक है ना, कटायन एक है, और जो अनायन है वो हमारे पास 3 है बेटा। क्लियर? आगे मूव कीजिए। नेक्स्ट है भाई हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 101% इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? कि मेटल्स और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसे बनेगा? बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेगा? लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है n-1d में, ns में, np में एंड nd में। बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकती है, जिसे लीनियर। बाकी सबसे फेमस केस में बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले बनते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, d2sp3, ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, sp3d2, ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। अब जनरली यही केस बनते हैं। अगर डी अंदर वाला यूज किया गया है लिगेंड्स की फिलिंग के लिए, तो इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर बाहर वाला डी यूज किया गया है फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को ना, फिर वाइब्स आएंगी वाइब्स। ठीक है, समझिए हमारे पास सारे का सारा फंडा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, वीक फील्ड लिगेंड का। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? जैसे कि CN हो गया, जैसे कि CO हो गया, जैसे कि NH3 हो गया। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैन कोज पेयरिंग। ये क्या करवा सकते हैं मेरे भाई? ये पेयरिंग करवा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं लाइक Cl, लाइक Br, लाइक H2O कांट कोज पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं करवा सकते। बस बात खत्म, यहाँ पर बात समाप्त होती है। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पता चलेगी। अगर sp3 है तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे टेट्राहेड्रल, अभी आएगी। ठीक है, अगर dsp2 है तो इसे बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर, अगर d2sp3 है या फिर sp3d2 है, इसको बोल देंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल देंगे दादा? ऑक्टाहेड्रल। अगली बात याद रखिए, अगर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब्सटेंस हमारे पास क्या हो सकता है? वो सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो सकता है। अगर किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सब्सटेंस हमारे पास डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा बेटा? डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर कभी मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी आ जाए, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? √n/n+2 यूनिट होती है बेटा इसकी Bm, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलर भी हो सकता है, बट कलर के लिए जनरली हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है,
और क्या बताया जा सकता है भाई? और आपको वीक ये बोला जा सकता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास होगा हाई स्पिन। और अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पेयर्ड जब पेयरिंग हो जाती है ना, शादी हो जाती है, तब बंदे का घूमना फिरना कम हो जाता है, क्योंकि वाइफ से डर के रहना पड़ता है। अगर आप मेरी 5 साल पुरानी वीडियो देखो, 6 साल पुरानी वीडियो देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि भारत सर बहुत फिट थे, बढ़िया सारा दिन आजाद परिंदा था मैं। पर शादी हो गई, बस फिर तो अपना सब कुछ बंद। सबसे पहले जिम जाना बंद हुआ। चलो ये सैड स्टोरी फिर किसी दिन, क्योंकि आजकल तो आपकी सैड स्टोरी बनी हुई है। याद रखिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लो स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्यों ना एक दो क्वेश्चन ट्राई करें, सो दैट कि ज्यादा मजा आए। इन द एंड बात तो सारी मजे की है ना, अरे बोलते काहे नहीं। चलो एक क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा NiCN4 2 नेगेटिव। बेटा अगेन मैं बोल लूंगा, मजा देखो, वैसे तो मैं आपको करा दूंगा, वन शॉट देख लेना या फिर और प्रैक्टिस के लिए मार्क बूस्टर वाले देख लेना, है ना, और प्रैक्टिस हो जाएगी। NiCN4 2 नेगेटिव है। अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं, नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तो निकल को एक्स मान लेंगे, CN कितने हैं 4, CN पे चार्ज होता है -1 इक्वल टू में चार्ज -2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करोगे, निकल 2 प्लस के लिए जाओगे, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, AR18 4s0 3d8। सर जी 4s0 कैसे, 4s में तो 2 होता है, 2 प्लस भी है ना दादा, 2 प्लस है तो 2 माइनस करना पड़ेगा, वो इसमें से हो जाएगा। डी में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये है 3d, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 3d के बाद क्या आएगा 4s, 4s के बाद क्या आएगा 4p, और जरूरत पड़ी तो, अभी नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो 4d भी आ सकता है, 4d भी आ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ Cn। Cn कैसा लिगेंड है, Cn, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल के है। अब Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैन कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करा देगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा, जो अनपेयर है, ये अनपेयर दिखाई दे रहे हैं, इनको पेयर अप करवा देगा। क्लियर है बेटा, तो कहानी कुछ इस तरह से होने लगेगी। ठीक है, 1 2 3 4 इधर पेयरिंग हो गई, ये है 3d, ये है 4s और ये है बेटा 4p, ये है 4p। ये हमने किसकी कॉन्फ़िगरेशन करी है, ये कॉन्फ़िगरेशन अब करने वाले हैं NiCN4 2 नेगेटिव की। ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी की है, निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 प्लस की क्यों की है, क्योंकि निकल पे +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है बेटा। ठीक है, अब भाई 4 CN है, यानी कि 4 लिगेंड है। लिगेंड क्या करता है, जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा डोनेट करेगा, तो एक ऑर्बिटल के अंदर, एक बॉक्स के अंदर एक लिगेंड आएगा, और लिगेंड को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, एक CN आ गया यहाँ पर, 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 तो 4 CN आ चुके हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सबसे पहला लिगेंड गया है D में, फिर S में, और 2 गए हैं P में। पहला D में, फिर S में, और फिर 2 गए हैं P में। हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2 बेटा, जिसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। अगली चीज आपसे पूछ ली जाए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, भैया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इट इज डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक रिएक्टर में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रिएक्टर में क्या हो जाएगा, इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है। सॉरी, अगर कलर पूछा जाए, नहीं पूछा जाएगा, बट अगर पूछ लिया गया तो यहां से आप कलर का भी आंसर कर सकते हो, इट इज कलरलेस। कलरलेस क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सबकी शादी हो चुकी है, तो जिंदगी रंगहीन हो चुकी है, कलरलेस हो चुकी है। अगर बिल्कुल डिट्टो मिलता जुलता एग्जांपल हमारे पास आ जाए, और CN की जगह हमारे पास आ जाए, मान के चलो Cl4, मान के चलो Cl4 आ गया, Cl4 2 नेगेटिव। अब इसके लिए कैसे करेंगे, अब Cl तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है बेटा, तो हम ये बात तो नहीं लिख सकते कि Cl इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकती, यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकती, है ना। एग्जांपल बिल्कुल सेम है, हल्का सा डिफरेंस किसकी वजह से आ गया, सिर्फ लिगेंड्स की वजह से आ गया, NiCl4 2 नेगेटिव। तो ये सारे का सारा पहले तो ऊपर से नीचे उतारेंगे, ये है बेटा 3d, ये है हमारे पास 4s, और ये है बेटा जी हमारे पास 4p। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप लोग किसके भरोगे, निकल के भरोगे। निकल के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड
पेयरिंग नहीं हो पाएगी, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं करवा सकता। अब अगली बात क्या होगी बेटा बताइए, तो 4 Cl है, 4 लिगेंड्स फिल करना, लिगेंड एक बॉक्स में एक ही आता है, एक ऑर्बिटल में एक ही आता है। तो पहला गया है लिगेंड S में, 3 गए हैं P में, तो बेटा जी यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, इस ज्योमेट्री को कहा जाता है टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं मेरे भाई, टेट्राहेड्रल कहते हैं। मैग्नेटिक करैक्टर क्या होगा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कलर में क्या होगा, इट इज कलर्ड, कलर तो होने वाला है, और कलर्ड काहे होगा ये भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डी ट्रांजिशन हो सकती है, डी ट्रांजिशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आती है वैसे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एक केस, और अगर आप यहां से करना चाहो तो क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है COF6 3 नेगेटिव, बड़ा फेमस केस है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा COF6 3 नेगेटिव। बताओ भाई, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 आयन, है ना। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x फ्लोरीन कितने 6, चार्ज कितना होता है -1 इक्वल में चार्ज -3, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट कर सॉरी कॉन्फ़िगरेशन करोगे CO3+ के लिए, CO का एटॉमिक नंबर 27 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी Ar18 4s0 3d6। अगर मैं कोबाल्ट 27 के लिए करूं तो Ar18 4s2 3d7 होना था, बट इस पे 3+ है तो 3 माइनस करेंगे, 2 यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकल जाएगा। तो बेटा इसके बाद क्या होगा बेटा जी, ये है हमारे पास 3d, ये हमारे पास 4s, ये हमारे पास 4p। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके भरेंगे हम लोग, जो कोबाल्ट के हैं, कोबाल्ट के डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, कोबाल्ट के भर दिए। अब हमने किसके इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, लिगेंड्स के, तो क्या बनेगा COF6 3 नेगेटिव, है ना। इस सारे को नीचे उतार लो भाई, ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके भरेंगे बेटा, कोबाल्ट के, कोबाल्ट के कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगली बात जो आपसे पूछी जाएगी, क्या यहाँ पर पेयरिंग हो सकती है क्या। देखिए फ्लोरीन कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं करवा सकता, फ्लोरीन कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है नहीं है तो ये पेयरिंग नहीं करवा सकता, ये अनपेयर रहेंगे। अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक गया यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, 2 3 4, बट लिगेंड कितने हैं 6 हैं। मैंने क्या बोला था, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 4d भी लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया 4d, है ना। इधर फिल कर दो भाई 1 एंड 2। अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा पहला लिगेंड गया है S में, फिर 3 गए हैं P में, फिर 2 गए हैं D में, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d2 ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अगर ये है तो इसको बोला जाता है बेटा ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कौन सा है, इनर है कि आउटर है। देखिए इसमें बाहर वाले डी का यूज किया गया है फॉर द फिलिंग ऑफ लिगेंड्स। अब ये मत बोल देना सर अंदर वाला होता तो इनर होता, अगर दोनों होते तो दोनों नहीं हो सकते हैं, या तो अंदर का डी ही यूज होगा या बाहर का यूज होगा। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगली बात पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, बहुत सारे अनपेयर हैं, तो मैग्नेटिक रिएक्टर में क्या आ जाएगा। अच्छा पूछा कुछ एक ही जाएगा आपसे, सारी बातें नहीं पूछी जाएंगी, मैं वैसे सब कुछ बता रहा हूँ। मैग्नेटिक रिएक्टर आएगा बेटा इसका पैरामैग्नेटिक, क्या जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि दादा 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 ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, पेयरिंग तो एक ही जगह पे हुई है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है आप लोगों ने, किसके लिए, COCN6 या फिर CONS3 3 पॉजिटिव के लिए। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इनर है कि आउटर है, लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, इसके सारे आंसर कर दोगे तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार हमें ये थ्योरी समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, लास्ट थ्योरी है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या मान के चलती है कि मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड है बेटा वो आयनिक इन नेचर है। भैया थ्योरी है, थ्योरी मतलब थ्योरी,
हाइपोथेटिकल बातें मान के चलती है, मान के चलती है, ठीक है ना। तो क्या मान के चलती है, मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई लिगेंड है जो अनायनिक नेचर का है, तो मेटल के साथ ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड बन गया। या फिर कोई लिगेंड मान के चलो हमारे पास न्यूट्रल भी है, फॉर एग्जांपल NH3 है, NH3 में क्या होगा, इन पे डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसका जो नेगेटिव एंड है वो मेटल के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर भी एक आयनिक इंटरेक्शन बन सकती है। और होता क्या है बेटा, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मेटल्स के भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी रिपल्शन होती है जिससे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। वो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के केस में अलग होती है, टेट्राहेड्रल के केस में अलग होती है, और उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं, मेन बात यही है, ठीक है ना। सबसे पहले ये हमारे पास दो स्प्लिटिंग आपको, अच्छा सबसे पहले हमारे पास डी के ऑर्बिटल की शेप है बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, ये कौन सा है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये है डी जेड स्क्र। जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, अगर आप इनके लोब्स देखो वो बिटवीन द एक्सिस बने हैं, बिटवीन द एक्सिस बने हैं, तो इन तीनों का इकट्ठा नाम होता है T2G, ट्रिपली जनरेटेड। और ये जो है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, देखो एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे डबल बना है, डी जेड स्क्र में जेड एक्सिस पे डबल बना है। जब ये कहां पर बने हैं, बिटवीन दी एक्सिस, कहां पर बने हैं बेटा, बिटवीन दी एक्सिस, और ये कहां पर बने हैं, ऑन दी एक्सिस। ऑन दी एक्सिस वाले दो हैं, इनको डबली जनरेटेड बोल सकते हैं या फिर इक्वली जनरेटेड बोल सकते हैं, और इनका सिंबल होता है बेटा EG। ये हमारे पास एक डी जनरेट डी ऑर्बिटल है। डी जनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब जहां पर एनर्जी क्या है, सबकी बराबर है। स्प्लिटिंग हुई, जब लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो स्प्लिटिंग होगी, इसमें EG ऊपर जाता है, और ये कौन सा केस है, ऑक्टाहेड्रल का केस है। तो याद रखिए ओए ओए, ऑक्टाहेड्रल के केस में EG ऊपर, T2 टेट्राहेड्रल के केस में T2, दो बार T लिखना है, टेट्राहेड्रल के केस में T2 ऊपर चला जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जनरली ऑक्टाहेड्रल पूछा जाता है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की एनर्जी का रिलेशन होता है भाई, तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बहुत कम हो पाती है। टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी होती है वो 4/9 टाइम्स होती है बेटा डेल्टा ओ के, और इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग मैंने आपको बताई, स्प्लिटिंग कैसे होती है, देखो अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, अच्छा ये हमारे पास क्या है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल है, इसमें EG ऊपर जाएगा बेटा, EG में 2 होते हैं और T2G में 3 होते हैं। एक और केसेस ऐसे बना लेना, या फिर मैं एक ही में आपको दोनों समझा रहा हूं, ये है EG और ये है T2G, दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा ये जो होता है इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर मतलब जो एवरेज एनर्जी है, इधर भी ये जो है बैरी सेंटर होगा। इन दोनों की एनर्जी के बीच का जो गैप है उसे बोलते हैं डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। EG ऊपर है, इसको बोलते हैं EG, इसको बोलते हैं T2G। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है यार, इधर स्प्लिटिंग ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा किस केस में होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में, और स्प्लिटिंग कम किस में होती है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, है ना। कोई भी आपको एक केस दिया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहां पर आप मेटल के इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, मान के चलो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हमारे पास किसी भी मेटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में 1 2 3 4 5। अब वो आपको इधर फिल करने हैं, इधर कैसे बनेगा, 1 2 3, गैप बहुत कम है तो 4th एंड 5th इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। यहां से अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूंगा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है ये भी, बट इधर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। वैसे फिलिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, ये मतलब मैंने एक ही केस में दोनों को समझाने के लिए, कम पेज में ज्यादा समझाने के लिए किया है, आप समझ जाना, ठीक है। ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा सर, क्योंकि इनका गैप बहुत ज्यादा है। अच्छा एनर्जी की बात करें, जो बेटा 2 है, जो बेटा 2 है उनकी एनर्जी होती है 3/5, और जो 3 है उनकी एनर्जी होती है 2/5। 2 की एनर्जी 3/5, 3 की एनर्जी 2/5, ठीक है। 2 की एनर्जी होगी 3/5, और इस बैरी सेंटर से ऊपर है तो इनकी एनर्जी प्लस में होगी 3/5 यानी कि 0.6 0.6, और इसकी एनर्जी माइनस में होगी 2/5 यानी कि माइनस का 0.4 माइनस का 0.4 माइनस का 0.4। इधर आ जाओ, नीचे है तो माइनस में होगी, 3 की एनर्जी कितनी होती है 2/5, माइनस की 0.4 माइनस का 0.4 माइनस का 0.4, इधर
एनर्जी प्लस में होगी, प्लस के 0.6 प्लस के 0.6, 2 की एनर्जी याद रखिए 3/5 होती है और 3 की एनर्जी बेटा 2/5 होती है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछूं आप लोगों से, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 0। जनरली आप लोगों से कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है कहीं। अच्छा, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, और क्योंकि पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम पड़ रही है, तो इजीली पेयरिंग हो सकती है। यहाँ पर क्या है, जो डेल्टा ओ है वो लेस होता है देन पी से। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी किसे कहते हैं, जो जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू कोज पेयरिंग, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा ओ कम है, तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। समझो पेयरिंग कहां पर होगी, जहां पर पेयरिंग एनर्जी के लिए, पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी अगर हमारे पास है, तो इस केस में हमारे पास बहुत एनर्जी है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। इसमें हमारे पास पेयरिंग वाली एनर्जी ज्यादा पड़ रही है और हमारी जो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है डेल्टा ओ है वो कम पड़ रहा है, तो हमारी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। देखो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। इट इज हाई स्पिन, इट इज लो स्पिन, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक नहीं, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक है ये भी, बट ये बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। क्लियर है, ये वाली बात है। अच्छा, अगर टेट्राहेड्रल के लिए करना चाहूं तो टेट्राहेड्रल के लिए क्या फंडा होगा भाई, टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है बेटा, स्प्लिटिंग कम होती है। अच्छा, टेट्राहेड्रल में ये हमारे पास होगा T2g ऊपर जाता है बेटा और Eg नीचे जाता है। ये बैरी सेंटर होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हो पाती, याद रखिए कभी भी स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी, और जब स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी तो यहाँ पर क्या नहीं बन पाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर कैसे बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कैसे कह रहे हो सर आप, मान के चलो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। अगर मैं यहाँ से आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, और T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है इस केस में 3। बट जनरली आपसे अगर पूछा जाएगा तो बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही पूछा जाता है। अच्छा, ये जो हमें कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड हमारा वीक है, ये हमें कैसे पता चलता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSE। CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कैसे होगा, आएगी बारात कल फरीदाबाद से, ओह बैल को पानी पिला, उड़ता हुआ अमीन मिलेगा इन नॉर्थ कनाडा और कोलंबो। ये होते हैं बेटा, H2O से पहले वाले वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर किए जाते हैं, है ना। वाटर से पहले वाले वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर किए जाते हैं और वाटर के बाद वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर किए जाते हैं। एक ये जो OX है, OX एक केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का रोल प्ले करता है। अगर ये ऐसे हो जाए ना COOX 3 नेगेटिव, अगर ये ऐसा हो जाए तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का रोल प्ले करेगा, अदरवाइज ये वीक फील्ड लिगेंड का ही होता है। क्लियर है, इधर आ जाओ भाई। ये हो गया होगा, ऑक्टाहेड्रल में बेटा Eg ऊपर जाता है, T2g नीचे जाता है। टेट्राहेड्रल में T2g ऊपर जाता है, Eg नीचे जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एनर्जी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वालों की जो डेल्टा O है वो ज्यादा होती है पेयरिंग से, तो पेयरिंग होगी। वीक फील्ड लिगेंड्स वालों की डेल्टा O कम होती है कम पेयरिंग से, तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। आगे मूव करते हैं बेटा, एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है किस किस के बीच में, डबल सोल्ट के बीच में एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में या कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बीच में। क्या होते हैं भाई, डबल सोल्ट हमारे पास जिसमें 2 सोल्ट हो, है ना। ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में, ये एग्जिस्ट करेगा सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट में। सर ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, जैसे आप इसको पानी में डालने लगोगे डबल सोल्ट को, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। In aqueous solution, they dissociate completely into ions. They will remain as compound in aqueous state and doesn't dissociate into ions. ये पोर्शन डिसोसिएट हो सकता है, बट ये वाला पोर्शन मैंने आपको बोला ना, स्फीयर को ब्रेक करना इजी नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्फीयर है वो बचा रहेगा, उसको नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। इसकी बात करें
इन सॉल्यूशन इट गिव टेस्ट फॉर ऑल द आयंस प्रेजेंट। अब क्योंकि बेटा आप इसको पानी में डालोगे तो अपने आयंस में टूट जाएगा, तो अपने सभी आयंस के लिए बढ़िया वाले टेस्ट दे सकता है। भैया बढ़िया टेस्ट कब दिए जा सकते हैं? जब हर एक आयन दिखाई दे। अब इस ये जैसे FeCN6 से मिलकर बना है, FeCN तो टूटेगा ही नहीं, तो ना तो ये Fe के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा और ना ही Cn के लिए। इन सॉल्यूशन डू नॉट गिव टेस्ट फॉर ऑल द आयंस प्रेजेंट। एग्जांपल की बात कर ले बेटा, जैसे कि हमारे पास है मोर सोल्ट। मोर सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। पोटास आलम मतलब पोटेशियम और एल्यूमिनियम होगा, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। और एक होता है कार्नालाइट, KCl MgCl2 6H2O। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तो आपने भर भर के एग्जांपल इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं, तो आई डोंट थिंक मुझे ये करवाने की आपको जरूरत भी है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है बेटा, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, है ना। कार्बोनिल समझते हो ना, जब आपका लिगेंड जो है वो CO हो। याद रखिए, इन मेटल कार्बोनिल द मेटल कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड हैज बोथ S एंड P कैरेक्टर। S और P दोनों कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और होता कैसे है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब कार्बोनिल का कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को। और एक बनता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनता है बेटा? जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देती है कार्बन को, है ना। बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। देखिए जैसे कि ये है, ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल है। ये फील्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स देती है इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाता है। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिल्ड मेटल डी ऑर्बिटल इनटू अ वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ CO। पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा। और सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम, जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को। रिपीट कर रहा हूं, सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड कब बनता है? जब कार्बोनिल कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को वैकेंट ऑर्बिटल में। और पाई बॉन्ड कब बनता है? जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देती है किसको? लिगेंड को। किसके अंदर? उसके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर या एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के अंदर। तो बेटा ये हमारे पास सारे का सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टिल मैं बोलूंगा क्वेश्चंस लगा लेना, PYQ लगा लेना, एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मार्क बूस्टर में इसका हर एक क्वेश्चन कर देंगे, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा मैं बार बार इधर क्यों देखता हूँ? सो दैट कि वॉइस वगैरह सही से चल रही है कि नहीं, वीडियो में कुछ इधर PC होता है, ठीक है। कहीं ये बोलो बुक खोल रखी है, मतलब बुक भी खोल रखी होती है बट PC होता है इधर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।